तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कहाँ काम आती है और किस तरीके से हम इसको काम ले सकते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करना, देन प्रेजेंट करना, डेटा का क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस करना, ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिक स्टेप्स हैं। तो डेटा कितनी तरीके के हैं? दो तरीके के हो गए डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा जो पहली बार कलेक्ट किए जा रहे हैं, सेकेंडरी डेटा है जो पहले से ही कलेक्टेड डेटा है, उनसे हम और कुछ नया निकाल रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। तो डेटा कलेक्ट करना, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, उसके बाद में उनका क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन करना है तो हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से दिखाते हैं उनको। देन क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट करने के बाद में डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास जो तीन तरीके थे हमने देखे थे, एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है और एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो स्टैटिस्टिक्स में टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। बजाय इसके हम स्टैटिस्टिक्स में टेबुलर प्रेजेंटेशन को सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये क्विक है, तुरंत समझ में आ जाता है, लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल डेटा आपको देने होते हैं टेबल में और वो बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं, कंपैरिजन किया जा सकता है। इसलिए टेबुलर प्रेजेंटेशन को स्टैटिस्टिक्स में सबसे अच्छा माना जाता है। और जब हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो मोस्ट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन है वो तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जबकि मोस्ट यूजफुल प्रेजेंटेशन है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम एक तो सर्कुलर वे में दिखाते हैं, पूरे एक सर्किल पे सारे डेटा को स्प्रेड करके दिखाते हैं, तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो पाई चार्ट बनाते हैं हम, उसमें जितना टोटल है डेटा जो भी दिए हैं उसका टोटल करके उस टोटल को 360 डिग्री पे स्प्रेड करते हैं और उस 360 डिग्री स्प्रेड को हम फिर अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, जो भी डेटा दिए हैं उसके अकॉर्डिंग एंगल ड्रॉ करके और अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो इससे हमको पता लग जाता है कि कौन सी चीज कितनी है, हम कंपेयर बहुत आसानी से कर पाते हैं और कंपैरिजन अगर कर सकते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, देखने में बहुत अच्छा लगता है और याद भी बहुत आसानी से रह जाता है। तो जो देखने में बहुत अच्छा लगता है तो मोस्ट अट्रैक्टिव है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें नंबर्स नहीं दिखते हमको, जबकि नंबर्स देखने हैं तो टेबल हम यूज करते हैं। इसलिए टेबुलर प्रेजेंटेशन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जबकि सबसे अच्छा और सबसे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो अब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस पे आ रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप देखिए, क्लास लिमिट का, क्लास बाउंड्री, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, ये सारा हम देख चुके हैं। अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन। स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई होता है? तो हमने पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स को हम इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के लिए काम में लेते हैं स्टैटिस्टिक्स को। देन बिजनेस मैनेजमेंट में काम में लेते हैं, बिजनेस को मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, उनमें स्टैटिस्टिक्स काम में आती है। फिर कॉमर्स में, बैंकिंग में स्टैटिस्टिक्स काफ़ी काम आता है। इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स है वो क्वालिटी कंट्रोल और दूसरे बहुत सारी चीज़ों में, सैम्पलिंग में काम में आता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सब जगह काम आता है। ऑल दीज ऑप्शन है डी ऑप्शन। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ए और बी, बोथ ए एंड बी। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स का मेजर जो यूज है वो डेटा की फॉर्म में होता है। स्टैटिस्टिक्स है वो डेटा की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स केवल लैंग्वेज को यूज नहीं करता, डेटा यूज करता है। तो डेटा मीन्स नंबर्स को यूज करता है, इसलिए हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो काम में लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करता है, ऑल्दो कुछ हद तक
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी क्वांटिटी में कन्वर्ट करके फिर काम में लिया जाता है, लेकिन आपके यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही हम यूज करेंगे इसमें, बी ऑप्शन। देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? स्टैटिस्टिक्स इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, derived फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, derived फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ये फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। देन कलर ऑफ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हिंदी में हम कहते हैं गुण। तो किसी फ्लावर का एक गुण है उसका कलर, कि वो किस कलर का है। अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, तो ये गुण है, एट्रीब्यूट है, कोई वेरिएबल नहीं है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल्स हैं वो नंबर्स में है, आपके यहाँ पे किसी तरह का कोई नंबर नहीं है, ये फ्लावर का कलर कोई नंबर नहीं है, तो ये एक एट्रीब्यूट है, गुण है। देन क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक is known as attribute, discrete variable, continuous variable, none of these। इसमें क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कहा है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको हम कहेंगे एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। क्वालिटेटिव अगर होता तो ये एट्रीब्यूट होता, लेकिन क्वांटिटेटिव है तो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। देन एनुअल इनकम ऑफ पर्सन, एनुअल इनकम है किसी पर्सन की, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल्स में हो सकती है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल के फॉर्म में दिखाते हैं। एनुअल इनकम है या हाइट है, वेट है, एज है, ये चीज़ें फ्रैक्शन में हो सकती है, और जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं उनको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल के तौर पे काम में लेते हैं। तो यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पर्सन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। अगर आप टेबल में दिखाएं एनुअल इनकम इन लैक्स, वहां पे आपने लिखा 2.5, 3.8, 7.11, 7.1, किसी भी तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं, इसलिए एनुअल इनकम है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। देन क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सबसे फास्ट मेथड क्या है? पर्सनल इंटरव्यू, कि आप इंस्टेंटली पर्सनल इंटरव्यू कर लें, या मच बेटर टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो इसमें क्विकेस्ट मेथड में आप टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन के जरिए भी आप उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच रहे हैं जिससे आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट इंस्टेंटली पहुंच रहे हैं। तो क्विकेस्ट मेथड में आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कह सकते हैं। देन मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर टेक्सचुअल, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन का मोड क्या है आपका, किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, उसके लिए आप देखिए टेक्सचुअल, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक, तीन तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्सचुअल भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम, टेबुलेशन के थ्रू भी, और डायग्रामेटिक, तीन तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, और डायग्राम बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों तरीके से देखा था हमने। टेक्स्ट की फॉर्म में हम क्या करते हैं? पूरी लैंग्वेज लिखते हैं, कि जैसा एसेट बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो 100 एंड 100 डेट को 100 एंड 100 एसेट हमने खरीदी, बिल्डिंग इतने की खरीदी, इतनी तारीख को इतनी अमाउंट का प्लॉट लिया, इतनी तारीख को इसमें कंस्ट्रक्शन किया, फिर इसमें ये मशीन लगाई, ये सारा एक लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है। देन इन्हीं को हम टेबल की फॉर्म में रखें, केवल डेटा लिखें, लैंग्वेज ना लिखें, तो वो टेबुलेशन प्रेजेंटेशन हो गया। और फिर इन्हीं को अगर डायग्राम की फॉर्म में हम दिखा दें, एक साइकिल पे पाई चार्ट में दिखा दें, या बार चार्ट बना दें, इनका लाइन चार्ट बना दें, तो वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। इसलिए मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर टेक्सचुअल, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक। टेबुलर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये गलत है। सी में टेक्सचुअल, टेबुलर एंड इंटरनल लिखा है, इंटरनल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये कुछ भी नहीं है, ये गलत है। देन टेबुलर, टेक्सचुअल एंड एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, यहाँ ये एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन गलत है, इसलिए ये सी, बी, सी, डी ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। देन फॉर टेबुलेशन, कैप्शन इज, कैप्शन क्या होता है? जब टेबल में हम अपर पार्ट दैट डिस्क्राइब कॉलम एंड सब कॉलम,
टेबल हम बनाते हैं तो उसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन ही टेबल है। तो जब हम टेबल में कॉलम और सब कॉलम में क्या डेटा दे रहे हैं ये दिखाते हैं, तो हम वहां पे कॉलम और सब कॉलम के डेटा का जो हेडिंग है कि ये जो कॉलम में जो नंबर लिखे हैं ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो दिखाते हैं हम हेडिंग, तो उसको बोलते हैं कैप्शन। देन स्टब ऑफ टेबल। टेबल का स्टब क्या है कि जो टेबल में हम रोज में कुछ दिखा रहे हैं डेटा, तो उन डेटा का डिस्क्रिप्शन देने वाला जो कुछ भी टेक्स्ट हमने लिखा है लेफ्ट साइड में, रो के लेफ्ट साइड में जो भी डेटा का डिस्क्रिप्शन लिखा है, दैट इज स्टब। सो स्टब ऑफ टेबल इज लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। स्टब है वो रो को डिस्क्राइब कर रहा है, कैप्शन है वो कॉलम को डिस्क्राइब कर रहा है। आप देखिए कैप्शन सी से शुरू हो रहा है, कॉलम भी सी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ कंफ्यूजन की कहीं बात नहीं है। कैप्शन सी से शुरू हो रहा है, कॉलम भी सी से शुरू हो रहा है, तो कॉलम का डिस्क्रिप्शन है वो कैप्शन है, और बचा रो, तो रो का डिस्क्रिप्शन है वो स्टब है। देन पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू टेबल, रिप्रेजेंटिंग qualitative data in circle, representative quantitative data in circle B और C। यहाँ पे हम देखेंगे comparing different components and their relation to table। पाई डायग्राम को सबसे अच्छा यूज जो डिस्क्रिप्शन इन तीन ऑप्शंस में से है वो A है, जहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं पाई डायग्राम में। जब भी आप पाई डायग्राम यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक का एंगल छोटा है, एक का बड़ा है, एक कम एरिया में स्प्रेड हो रहा है, दूसरा बड़े एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो आप बहुत आसानी से केवल देख के ही कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू टेबल। देन वेट्स आर जनरली कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया रेंज। रेंज क्या होती है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा इसका डिफरेंस है, तो उसका वेट से कोई लेना देना नहीं है। वेट यहाँ वजन, जो ह्यूमन बीइंग का वजन, उससे मतलब नहीं है, ये वेट इंपॉर्टेंस से मतलब है। तो वेट्स आर जनरली कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज, कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो उतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रीक्वेंसीज को वेट भी बोलते हैं। जब भी आप स्टैटिस्टिकल टेबल बनाते हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी की जगह वेट वर्ड भी लिखा जा सकता है, वेटेड मीन निकालते हैं हम। तो जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी दी हुई है वहां पे हम डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालते हैं, वही उसकी जगह वेट लिख दिया जाए तब भी उसी तरीके से हम मीन निकालते हैं, वेटेड मीन बोलते हैं उसको। तो वेट्स आर जनरली कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि रेंज है वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस होता है, जबकि मीन है वो एवरेज होता है। मोड है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कंसेंट्रेशन वाली पोजीशन होती है। तो वेट्स आर जनरली कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज। देन लेंथ ऑफ क्लासेस, डिफरेंस बिटवीन UCB एंड LCB ऑफ दैट क्लास। देखिए UCB एंड LCB, और B ऑप्शन में लिखा है UCL एंड LCL, तो इनमें क्या डिफरेंस है? UCB है आपका अपर क्लास बाउंड्री, और LCB होता है लोअर क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री और नीचे जो दिया है UCL अपर क्लास लिमिट और LCL लोअर क्लास लिमिट, तो क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि क्लास बाउंड्री कहाँ यूज करते हैं हम? जहां पे हमको कंटिन्यूस सीरीज में, दो तरीके की कंटिन्यूस सीरीज हमारे पास है, एक इंक्लूसिव एक एक्सक्लूसिव। तो जहां इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है वहां हमें उस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद ही स्टैटिस्टिक्स में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हम कन्वर्ट करने के बाद में क्लास लिमिट्स लेके आते हैं उनको अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री बोलते हैं। कन्वर्जन के बाद जो आती है ये क्लास बाउंड्रीज हैं। अब
अगर कंटिन्यूस सीरीज दी है आपको, इंक्लूसिव दी है, तो उनको कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव में ले आइए, और ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है तो वहां कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं UCB या LCB लिखता हूं तो ये दोनों को कवर कर रही है। जो कंटिन्यूस सीरीज आपकी इंक्लूसिव है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया आपने, या जो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है, दोनों ही यहाँ UCB एंड LCB में कवर हो रही है। इसलिए लेंथ ऑफ क्लास इज डिफरेंस बिटवीन UCB एंड LCB ऑफ दैट क्लास। अगर आप UCL एंड LCL लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप एब्सोल्युटली गलत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी की टर्म्स में गलत हैं, क्योंकि UCL और LCL अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब आपने जो कंटिन्यूस सीरीज का एक पार्ट है इंक्लूसिव सीरीज, उसको इग्नोर कर दिया। अगर UCL एंड LCL लेते हैं तो UCB एंड LCB आप ले रहे हैं तो दोनों काउंट कर रहे हैं आप उसमें, इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। इसलिए यहाँ पे हम A ऑप्शन लेंगे, लेंथ ऑफ क्लास इज डिफरेंस बिटवीन UCB एंड LCB ऑफ दैट क्लास। Now next question, following is class and frequency, class दी है, frequency दी है। अब कह रहा है for class 20 to 30 cumulative frequencies। cumulative frequency क्या है? cumulative का मतलब है इकट्ठा, यानी फ्रीक्वेंसी को इकट्ठी करते जाएं, जोड़ते जाएं। तो इसने कहा है 20 to 30 क्लास की cumulative frequency, यानी 20 to 30 क्लास तक की सारी फ्रीक्वेंसीज को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को अगर जोड़ता हूँ, इन तीनों को 5, 8 एंड 15, ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 13 एंड 15, 28। तो 20 to 30 क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 28। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, क्यूमुलेटिव यानी एक साथ जुड़ा हुआ। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब यूज करते हैं? जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमको 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी दी है, 20 to 30 तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इन सबको जोड़ के दिखाना है हमको। तो 0 से लेके 30 तक की है, वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी, वो 20 to 30 ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर मुझे 10 to 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं 5 और 8 को जोड़ूंगा, ये 10 to 20 तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर 30 to 40 तक की निकालनी है तो मैं 5 से लेके और 6 तक जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मुझे जिस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है उस ग्रुप तक की सारी फ्रीक्वेंसीज, यानी उस ग्रुप की और उससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप कर देना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास। किसी भी पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो उस क्लास की विड्थ से डिवाइड किया जाए तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, डेंसिटी होती है घनत्व, यानी कितना घना है वहां पे, कितनी घनी फ्रीक्वेंसी है। तो जो क्लास की विड्थ है वो उस पूरी विड्थ पे कितनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड है। तो अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो बहुत ज्यादा घना होगा, बहुत पास पास में फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास है, उसको हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां से निकाला जा सकता है? अब यहाँ पे देखिए इसने ग्राफिकल ऑप्शंस दिए कि हिस्टोग्राम से, या लेस देन टाइपोजाइट से, मोर देन टाइपोजाइट से, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। अब आप देखिए हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमारे पास हिस्टोग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास बार्स होती हैं, बार होती है हमारे पास। उन बार से हम हिस्टोग्राम के थ्रू मोड को दिखा सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला बार है
सबसे ऊंचा बार है, सबसे लंबा, उस बार का लेफ्ट हिस्सा, अपर लेफ्ट, उसको उसके राइट वाले बार के लोअर लेफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा ही जो सबसे ऊंचा बार है उसका राइट और जो उसके लेफ्ट में बार है उसका राइट, दोनों को जोड़ देते हैं और फिर जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है उसको हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो हमारा मोड मिल जाता है। तो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम। लेस देन टाइप ओजाइव एंड मोर देन टाइप ओजाइव, इनसे हमें मीडियन मिलता है। ओजाइव से हम ग्राफिकली मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मोड है वो हिस्टोग्राम से पता लगता है। मोड इज कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। देन एरिया डायग्राम इज, एरिया डायग्राम है वो भी हिस्टोग्राम है हमारा, कि हम हिस्टोग्राम में एरिया दिखाते हैं, जो बॉक्स बनाते हैं उनमें एरिया है हमारा, वो एक एरिया कवर करते हैं, तो उस एरिया में कितनी फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं। हिस्टोग्राम एरिया डायग्राम भी है आपका। देन मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेस देन टाइप ओजाइव, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन ओजाइव, बोथ है एंड बी, नन ऑफ दीज। देखिए यहां से ए एंड बी ऑप्शन, इवन सी में भी ए एंड बी दोनों ही लिखा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ओजाइव के थ्रू निकाला जाता है मीडियन। मीडियन इज कैलकुलेटेड थ्रू ओजाइव कर्व्स। लेकिन कौन सा ओजाइव कर्व? अब ए ऑप्शन दिया लेस देन टाइप ओजाइव, क्या केवल लेस देन टाइप ओजाइव से मीडियन निकाला जा सकता है? ऐसा नहीं है। मीडियन निकालने के लिए दोनों ओजाइव कर्व हमको चाहिए, लेस देन एंड मोर देन। तो लेस देन एंड मोर देन ओजाइव कर्व जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम मीडियन कहते हैं, वहां से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन ओजाइव्स। देन मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर बेल शेप्ड कर्व्स होते हैं, जो बेल की आकार में, घंटे के आकार में होते हैं, वो शेप हम ज्यादा यूज करते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी फॉलोज बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व, यू शेप, जे शेप, कोई भी हो सकता है इनमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। अब इफेक्टिवली प्रॉफिट्स में क्या होता है, ये जो शेप दिखा रखे हैं इनसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इनसे शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखा है, तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, शुरू में थोड़े कम होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर एक पीक तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद वापस गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसको जब हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो एक बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी फॉलोज बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। The next question, cost of sugar in a month under head raw material, labor, direct production and others were 12, 20, 35 and 23 units respectively. What is difference between central angle of largest and smallest components and cost of sugar? आप देखिए इसमें इन्होंने चार हेड में सुगर की कॉस्ट के चार हेड बताएं। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का खर्चा होता है, लेबर का खर्चा होता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा है और दूसरे खर्चे हो रहे हैं। तो अब ये चार तरह के खर्चे दिखाएं कि रॉ मटेरियल का 12 यूनिट का खर्चा है, मान लिया इसको आप 1000 रुपये मान लीजिए, तो 12,000 का खर्चा है। लेबर 20,000 की बढ़ रही है, डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 35,000 के हैं और दूसरे खर्चे वो 23,000 के हैं, 23,000 रुपये के। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ शुगर? अब सेंट्रल एंगल की बात की है इसने, इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, पाई चार्ट। पाई डायग्राम में सेंट्रल एंगल बनाए जाते हैं, एंगल हम पाई डायग्राम में शो करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ शुगर। तो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो 35 यूनिट है, लार्जेस्ट कंपोनेंट 35 यूनिट है, जबकि स्मॉलेस्ट कंपोनेंट 12 यूनिट्स है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनके एंगल का, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो अब आप देखिए
पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, डेटा की टोटल है उसको 360 के इक्वल लिख देते हैं। तो यहाँ पे 12 प्लस 20 दैट इज 32 एंड 35 67 एंड 23 90। तो 90 टोटल जो आया, 90 यूनिट्स जो टोटल है, इसको मैं 360 डिग्री के इक्वल लिख देता हूं। तो यहां से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 90 दैट इज 4 यूनिट। तो 1 रुपए के लिए मैं 4 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, 1 रुपए के लिए 4 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो आप देखिए सबसे छोटा है वो 12 का है, तो 12 के लिए मेरा एंगल बनेगा 12 इंटू 4 48 डिग्री, और सबसे बड़ा है वो 35 का है, तो 35 इंटू 4 140 डिग्री, ये एंगल मैं बनाऊंगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 140 और 48 का डिफरेंस निकालूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा 92 डिग्री। तो आप ये देखिए डी ऑप्शन है आपका, दैट इज करेक्ट वन। देन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो। अब ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स सी दिए 0 1 2 3 4 5 6 और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 15 दिन ऐसे हैं जब कोई एक्सीडेंट नहीं, 7 दिन में 15 ऐसे हैं 0 है जहां पे एक्सीडेंट, 19 में 1 है। तो व्हाट इज नंबर ऑफ केसेस व्हेन, ये नंबर ऑफ केसेस हैं 3 और लेस एक्सीडेंट्स अकर्स। तो 3 और लेस का मतलब हमें सिर्फ यहां तक रहना है। तो 31 22 19 और 15 इनको हम ऐड कर दें, तो 19 20 50 72 82 एंड 87। तो ये डी ऑप्शन आया आपका, दैट इज करेक्ट। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो, व्हाट इज नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट्स आर कवर्ड। यहां लेस देन 3 अगर कहता तो फिर हम 2 तक ही रहते, ये 31 ऐड नहीं करते, लेकिन 3 और लेस कहा है तो 3 भी ऐड करेंगे, इसलिए हम 31 से चले। Then following data relates to marks of group of students below 10, below 20, 30, 40, 50. How many students got marks more than 30? More than 30 कितने हैं? आप ये देखिए यहां तक ये जो डेटा दिए हैं ये बिलो 30 65 है, वो 30 से भी कम है। सारे के सारे डेटा 100 है, उसमें से 65 तो आपके 30 से भी कम है। तो ये कहते हैं मोर देन 30, इसका मतलब जो बचे हुए हैं 35 वो होंगे आपके मोर देन 30। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसके लिए मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ये हमने एक यहां पे लिखा 10 लिख दिया। ये कह रहा है बिलो 10 है वो 15 है, ये 15 है। देन बिलो 20 है वो 38 है। यहां अगर मैं 20 लिखता हूं तो ये 38 है। तो आप देखिए 10 to 20 के बीच में कितने होंगे, 38 है, वो 20 से कम है, इसमें से 15 तो 10 से भी कम है। तो 10 to 20 में तो 10 से बड़े हो गए, तो वो 38 में से 15 माइनस कर दूं तो 23 है, ये मेरे 10 to 20 के बीच में आ गए। सिमिलरली यहां अगर मैं 30 लिखता हूं तो आप देखिए बिलो 30 मुझे दे रखे हैं, बिलो 30 दिए 65। अब इनमें से 38 तो 20 से भी कम है, तो 20 से 30 के बीच में कितने हुए, इन 65 में से 38 माइनस कर दो 27, ये बचे जो 20 to 30 है। देन बिलो 40 दिया है मुझे, बिलो 40 है 84।
84 आर बिलो 40, इसमें से 65 तो 30 से भी बिलो है, तो 30 to 40 कितने हो गए? 84 में से 65 माइनस कर दो 19, ये हो गए 30 to 40। देन यहां लिखता हूं मैं 50, तो बिलो 50 दिया है 100, ये 100 है, इसमें से 84 तो बिलो 40 है, तो यहां कितने बचे? 16 रहे। तो अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30, तो आप देखिए मोर देन 30 में ये आ गए, तो 19 प्लस 16 दैट इज 35। या आप सीधे सीधे यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 65 है वो 30 से कम है, टोटल 100 है, तो बचे 35 जो 30 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। 250 एंड 300 के बीच में कितने हैं? यहां भी हम यही डायग्राम ड्रॉ करके आसानी से काम कर सकते हैं। जहां भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई हो वहां हम डायग्राम ड्रॉ कर लें तो बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। वैल्यू ग्रेटर देन 200 लिखा है, यहां मैं 200 लिख देता हूं, तो ये सारे के सारे हैं वो 56, ऑल 56 आर ग्रेटर देन 200, 56। अब ग्रेटर देन 250 है वो 38 है, यहां पे मैं 250 लिख देता हूं, तो ग्रेटर देन 250 है वो 38 है। तो आप देखिए 200 से 250 के बीच में कितने बचे? 200 से 250 के बीच में 56 में से 38 माइनस कर दूं, 18 बचे। देन ग्रेटर देन 300 है, यहां मेरा 300 का मार्क है, तो ग्रेटर देन 300 जा रहे हैं, वो दिए हैं 15। अब आप देखिए 250 से ज्यादा 56 हैं, उसमें से 15 300 से भी ज्यादा है, तो 250 से 300 के बीच में कितने आ गए? 56 में से 15 माइनस कर दूं, 39, 49, 39। 56 में से 15 मैंने माइनस किया, 55 में से 41, सॉरी इट इज 41। आया है। देन मोर देन 350 दिया है, ये दिए हैं मुझे 0, 350 से ऊपर कोई नहीं है, तो ये कहता है 250 से 300 के बीच में कितने हैं? 250 से 300 के बीच में 250 से ज़्यादा 38 है, 300 से ज़्यादा 15 है, 38 में से 15 माइनस किया मैंने, सॉरी ये कैलकुलेशन यहाँ हमारी डिम हो गई, 38 में से 15 माइनस किया, कितना बचा? 38, 15 एंड 23, तो ये आए आपके 23, तो बी ऑप्शन आया आपका। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 दैट इज 23। तो ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं हम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फाइंड क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। क्लास मार्क जो होता है वो होता है आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज कर लेते हैं मिडिल वैल्यू। तो 44, 48 के बीच में 46 आपका क्लास मार्क आया। क्लास मार्क इज एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर वैल्यू और मिडिल पोजीशन, मिडिल वैल्यू ऑफ दैट ग्रुप। फाइंड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल फॉर सेकंड क्लास इंटरवल। सेकंड क्लास इंटरवल है 49 से 53, यहां पे विड्थ कितना हो गया? 4 हो, 49 से 53 तक। हालांकि हमको इनको कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद चलते हैं हम। तो 48 इसको यहाँ 48 यहाँ 49 है, इनका डिफरेंस 1 है, तो यहाँ मैं 43.5 करूंगा, यहाँ 48.5, देन 48.5 टू 53.5, 53.5 टू 58.5, 5 का डिफरेंस आएगा वो
तो यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल सेकंड क्लास इंटरवल के लिए भी वो 5 होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके यहाँ पे इसको 4 दिखाया क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं कर रहे। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है और इसकी विड्थ 4 है, तो 5/4 दैट इज 1. अब यहाँ पे इन्होंने 5 ही लिया है, तो हमें भी फिर 5 लेना है इसको, कि विड्थ जो है वो कन्वर्ट करके ही दिखाया है, इसलिए 5 है। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं क्लास इंटरवल फॉर सेकंड क्लास इंटरवल 5/5 दैट इज 1। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है कितनी फ्रीक्वेंसी है और क्लास की विड्थ कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी भी 5 दी है और क्लास की विड्थ भी 5 है, तो 1 आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी, टोटल फ्रीक्वेंसी 16 है, उसमें से 5 इस क्लास की है, सेकंड क्लास की, तो 5/16 इंटू 100 निकालें, 5/16 दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर थर्ड क्लास इंटरवल। थर्ड क्लास इंटरवल की 7/16 आ जाएगी आपकी, ए ऑप्शन। देन goal of is to focus on summarizing and explaining a specific set of data. Summarizing and explaining specific set of data and descriptive statistics. Then what are used when you want to visually examine the relationship between two quantitative variables? विजुअली एग्जामिन करना है, इसका मतलब आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। तो क्या देखना है? रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखनी है, तो आप पाई चार्ट यूज कर सकते हैं। देन इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द इंटरवल शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और बी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए। एग्जॉस्टिव में ये होता है कि जितना उसमें दिया है वही हो, इंक्लूसिव नहीं हो, यानी इतना या इससे ज़्यादा ऐसा नहीं हो, तो एग्जॉस्टिव होना चाहिए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो कहते हैं हम, एक ग्रुप जहां ख़त्म हो रहा दूसरा वहीं से शुरू हो, तो वो चीज़ इसमें नहीं है, तो हम एग्जॉस्टिव लेके चलेंगे इसको। एंड विच ऑफ वेरिएबल्स बिलो इज कैटेगोरिकल, country of residence, number of people, both adults and children living in household, total household income before tax, age of respondent। ये कैटेगोरिकल अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ दिखा सकते हैं हम। ये कैटेगरीज दिखाई है एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन की, तो इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल बोलेंगे। देन इन ड्राइंग अ हिस्टोग्राम विच ऑफ फॉलोइंग सजेशन शुड बी फॉलोड, लीव लार्ज गैप बिटवीन बार, दिस अलाउ रूम फॉर कमेंट्स, नो। बार्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए हिस्टोग्राम में। हाइट्स ऑफ बार शुड इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी। जनरली बार शुड बी स्क्वायर सो दैट बोथ हाइट एंड विड्थ इक्वल क्लास काउंट। स्केल ऑफ वर्टिकल एक्सिस शुड बी दैट द वेरिएबल हुज डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्प्लेइंग। स्केल ऑफ वर्टिकल एक्सिस शुड बी दैट ऑफ द वेरिएबल हुज डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्प्लेइंग। वेरिएबल को हम नीचे दिखाते हैं, तो बार शुड बी स्क्वायर और हाइट्स ऑफ बार शुड इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी, ये चीज हम दिखाते हैं इसमें। क्लास फ्रीक्वेंसी जितनी है बाई बार की हाइट हम उतनी लेते हैं। देन हिस्टोग्राम ग्राफिकली शोज प्रेजेंस ऑफ आउटलायर, सेंटर ऑफ डेटा, स्क्यूनेस ऑफ डेटा, स्प्रेड ऑफ डेटा। हिस्टोग्राम है वो स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता, सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं करता, प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स दिखा सकता है, स्प्रेड ऑफ डेटा दिखा सकता है, 1 एंड 2। स्क्यूनेस को हम हिस्टोग्राम से नहीं दिखाते हैं, तो 1 एंड 2 ये हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स एंड सेंटर ऑफ डेटा। इन a statistics class with 136 students, professor records how much money each student has in his or her possession during the first class of semester. Histogram below is of data collected
ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है। हिस्टोग्राम इज, अब ये किस तरीके का है, स्क्यूड राइट, हैज एन आउटलायर, एसिमेट्रिक, ऑल ऑफ अबाउ। तो यहाँ इन्होंने स्क्यूनेस को कंसीडर किया है कि ये राइट में चल रहा है, राइट में इसका हिस्सा ज़्यादा है तो इसको स्क्यूड राइट कहेंगे। तो इसके हिसाब से फिर हम यहाँ भी कह सकते हैं कि स्क्यूनेस को भी दिखाएगा, तो फिर हम ये सारा ही कह सकते हैं सी ऑप्शन। ये डिपेंड करता है कि हमारे डेटा क्या दिए हुए हैं। Then which of the following does not indicate the skewness of distribution? ओजाइव कर्व है, ये स्क्यूनेस नहीं दिखाता है। पाई डायग्राम है, यहाँ ये मच बेटर कि हम इसको दिखाएं कि ये पाई डायग्राम है, ये स्क्यूनेस नहीं दिखा रहा है। देन स्टडी ऑफ, हालांकि ये डिपेंड करता है कि डेटा कैसे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि किस टाइप के डेटा हैं, तो केवल स्क्यूनेस लिखा है, तो आप सिर्फ ओजाइव ही दिखाइए, फिर पाई मत दिखाइए। Study of 1106 college students asked about their preference for online sources. The following relative frequency distribution was determined as a result of survey. Resource दिया है Google और Google Scholar, relative frequency ये दी है। Of the 1106 students who participated in survey, approximately how many choose Google or Google Scholar? कितनों ने 1106 में से कितनों ने Google या गूगल स्कॉलर को चूज किया? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.736, इसका मतलब 73.6%। तो 1106 का 73.6% हम अगर निकालें 770, 814 के आसपास ही आएगा। तो ये डी ऑप्शन बनता है हमारा, डी ऑप्शन। Then set of data has median that is much larger than mean. Which of following statement is most consistent with this information? Median बड़ा है mean से, तो ऐसे केस में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं हमको? हिस्टोग्राम ऑफ डेटा इज सिमेट्रिक। अब देखिए मीडियन बड़ा है मीन से, तो हिस्टोग्राम को हम यूँ कहें सिमेट्रिक अगर है तो सारे जो बार्स हैं वो एक जैसे बने हुए हैं, वो नहीं है यहाँ पे। देन हिस्टोग्राम ऑफ डेटा इज स्क्यूड लेफ्ट। मीडियन जब बड़ा है इसका मतलब मिडिल वैल्यू है वो मीडियन से ज़्यादा आगे है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। तो हिस्टोग्राम ऑफ डेटा इज स्क्यूड लेफ्ट, राइट में नहीं है, डेटा नॉट सफिशिएंट। तो बी ऑप्शन हम कह सकते हैं, हिस्टोग्राम ऑफ डेटा इज स्क्यूड लेफ्ट। अब इसमें ये क्वेश्चंस दिए हैं आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो ये सब ड्रॉ करना वगैरह ये तो आपको पूछेगा नहीं अब। तो अब आपको जो करना है इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको एक बार वापस समझना है। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें ये नहीं करना है हमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा सही है वो देख लिया बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको जो देखना है वो क्या देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन सही कौन सा है और जो गलत है तो वो गलत क्यों है। जैसा इसमें 1106 स्टूडेंट्स हैं, गूगल और गूगल स्कॉलर में 0.736 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो 1106 का 0.736 निकाला, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो इसका ये डेटा दिया, इसी को यूज करूंगा, इसलिए इससे जो आंसर आ रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। तो जो थ्योरेटिकल डेटा है तो उनमें आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि कौन से डेटा है, उनमें जो ऑप्शन है वो क्या बता रहे हैं, दूसरे ऑप्शन है वो क्या बता रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमको ध्यान रखनी है। वो क्यों रखनी है? क्योंकि कॉन्फिडेंस रहे कि हम उस चीज को सही कर रहे हैं। अगर जो सही नहीं है वो क्यों नहीं है हमें ये भी पता है, तो हमारा क्वेश्चन 100% सही है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें सारे ऑप्शन देखें और उसमें कौन सा सही है वो डिटरमाइन करें,
और दूसरे सही क्यों नहीं है ये भी साथ में देख लें, डिसाइड कर लें, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, हमारा रिवीजन है वो यहाँ लगभग कंप्लीट हो गया है, चैप्टर का रिवीजन। तो अब आप इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती है वो आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।